नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये 5 बजे का बुलेटिन, जहां है आपके लिए ताजा और अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी पार्टियों को झटका। ईडी सीबीआई के जांच पर गाइडलाइंस बनाने की याचिका हुई खारिज। 14 विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने की थी अपील। बिहार हिंसा पर विधानसभा में भारी हंगामा। बीजेपी का नीतीश सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप। नीतीश बोले, जानबूझकर कराई गई हिंसा। हनुमान जयंती पर केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। अडानी और राहुल गांधी के मुद्दे पर संसद में आज भी जारी रहा हंगामा। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में रही तेजी। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% चढ़कर हुए बंद। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में आज रही खरीदारी। सोने ने फिर दिखाई अपनी चमक। एमसीएक्स पर भाव 61,000 के गया पार। भाव में आगे और बढ़ोतरी का अनुमान। सभी जीएसटी कारोबारियों के लिए ई इनवॉइसिंग हो सकती है जरूरी। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को लेकर बढ़ सकती है सख्ती। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव स्टोरी। 6 महीने बाद पहली बार एक दिन में कोरोना के मामले 4,000 के पार। 15 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के सतारा में ऑफिस में जरूरी किया गया मास्क। फिर एशिया के सबसे धनवान इंसान बने मुकेश अंबानी। फोर्ब्स लिस्ट में 126 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया में टॉप पर और पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर। चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सीबीआई और ईडी की जांच पर गाइडलाइंस की अपील पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। 14 राजनीतिक पार्टियों की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि नेता भी आम आदमी की तरह हैं और उन्हें कोई तरजीह नहीं दी जा सकती। डिटेल आप लेते हैं अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से तो विपक्षी पार्टियों को एक तरीके से ये झटका लगा है। जी, सही कहा आपने। 14 विरोधी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि जो सीबीआई और ईडीआई जांच कर रहा है उसके लिए गाइडलाइंस बनाई जाए। खासतौर पर कि सीबीआई और ईडीआई जांच के जरिए जो विरोधी पार्टियां हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। 95% केस सिर्फ विरोधी पार्टियों के लीडर्स के खिलाफ किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक ब्लैंकेट गाइडलाइंस किसी के लिए नहीं बना सकते। नेताओं को अलग से प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती है। नेताओं को किसी भी तरह की इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। उनको आम आदमी की तरह ही कानून के गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। तो जो अभिषेक मनु सिंह यहाँ पर कांग्रेस पूरे 14 राजनीतिक पार्टियों की तरफ उपस्थित होता है, तो उन्होंने अपनी पिटीशन को वापस ले लिया। तो इसे डिसमिस एज विड्रॉन कहा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 राजनीतिक पार्टियों की याचिका खारिज कर दी है। जी, शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। इधर बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा पर बिहार की विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सदन में हंगामे को देखकर स्पीकर भी नाराज हुए। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि उन्होंने सदन में कई गंभीर मुद्दों को उठाया, लेकिन नीतीश सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। बीजेपी ने बिहार सरकार पर दंगाइयों को बचाने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हिंसा रोकने में फेल होने का आरोप मढ़ा है। कौन लोग थे जिन लोगों ने रामनवमी के जुलूस पर हमला किया? आखिर क्या राम भक्त अपने जुलूस पर हमला करवाएंगे? क्यों कोई समुदाय चाहेगा कि अपने धार्मिक जुलूस पर वो हमला करवाए? तो एक सोची समझी साजिश के तहत, और चूंकि अमित शाह आने वाले थे, उनकी सासाराम की रैली को रद्द कराया जा सके, इसलिए सासाराम के अंदर तनाव फैलाया गया कि सम्राट अशोक की जयंती न मनाई जा सके। तो पूरे तौर पर ये नीतीश कुमार की व्यक्तिगत विफलता है, उनकी सरकार की विफलता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि बिहार के अंदर दोनों जगहों पर जो घटना घटी उसके लिए न्यायिक जांच बैठाई जाएगी। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बिहार में हुई हिंसा को साजिश बताया। नीतीश ने कहा कि हिंसा किसने कराई, इसकी जांच होगी। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया है। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है। 2 लोग हैं, समझ लीजिए। एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है
रूलिंग उन्हीं का वो एजेंट है। किसने फैलाई बंगाल और बिहार में हिंसा और कौन है इसका जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर हो रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, हिंसा पर बवाल, सुशासन पर सवाल। इधर संसद का बजट सत्र और उसका दूसरा चरण हंगामे के साथ खत्म होने की कगार पर है। संसद का बजट सत्र 6 अप्रैल यानी कि कल खत्म होने को है। आज भी दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी दल अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। नारेबाजी और हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई को पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया। बाद में दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का जलवा फोर्ब्स की लिस्ट में कायम है। वो एक बार फिर से एशिया के नंबर 1 धनवान बन गए हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया के टॉप 10 धनवानों की सूची में भी फिर से शामिल हो गए हैं। फोर्ब्स की ताज़ा बिलियनर लिस्ट की डिटेल हम आपको बताते हैं। एक नज़र डालते हैं कि इस सूची में क्या फेरबदल हुआ है और मुकेश अंबानी का जलवा इसमें किस तरीके से कायम है। तो देखिए, 83.4 यानी 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी एक बार फिर से एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा ये जो टॉप 10 लिस्ट है उसमें भी वो शामिल है। एक नजर डालते हैं कि टॉप 10 लिस्ट के टॉप 5 कंटेंडर्स कौन है। बर्नार्ड अर्नोल्ट, लुई विटॉन, ये एक बड़ा फैशन ब्रांड, उसके मालिक, 211 अरब डॉलर की संपत्ति है इनके पास, नंबर 1 है लिस्ट पे। इलॉन मस्क, हाल ही में ट्विटर खरीदा, विवादों में आए, संपत्ति भी घटी, लेकिन बावजूद इसके 180 अरब डॉलर अब भी रखते हैं अपने पॉकेट में और नंबर 2 पर हैं इस लिस्ट में। नंबर 3 पर हैं जेफ बेजोस, अमेजॉन के साथ अपना जलवा बरकरार इन्होंने रखा है। 114 अरब डॉलर की कुल संपत्ति, नंबर 3 पर इस लिस्ट के अंदर। नंबर 4 पर है लैरी एलिसन, 107 अरब डॉलर। और नंबर 5 पर हैं जाने माने निवेशक लेजेंडरी वॉरेन बफेट, 106 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ। इसी लिस्ट में यानी कि टॉप 10 की लिस्ट में मुकेश अंबानी ने एक बार फिर जगह बनाई है। 9वें स्थान पर वो हैं 83.4 अरब डॉलर के साथ। फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट के टॉप 10 में से एक मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। क्रूड में आई तेजी के बाद अब फिर मंदी की आशंका बढ़ी है, जिसका असर अब सोने और चांदी की कीमतों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एमसीएक्स पर सोने ने नया ऑल टाइम हाई बना दिया है, वही कॉमेक्स पर भाव 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो क्या सोना यहां से और रफ्तार दिखाएगा? क्या नए लेवल्स पे पहुंचेगा? 2023 में कैसी रहेगी आगे सोने की चाल? और नया वित्त वर्ष भी है। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, यहाँ पर आज तो नया हाई 61,000 के पास एक वक्त निकल गया था सोना एमसीएक्स पर, हालांकि फिलहाल वो थोड़ा नीचे है, लेकिन क्या कहते हैं जानकार, क्या कहती है आपका अनुमान, कहाँ तक बढ़ेगा सोना? पिछले 24 घंटे सोने और चांदी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। सोने में 2% तो चांदी में 5% का इजाफा देखने को मिला। सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1 साल के हाईज पे तो भारतीय बाजारों में पूरे रिकॉर्ड हाईज पे कारोबार करता हुआ नजर आया और 61,000 के लेवल्स हमने यहाँ पर छूते हुए देखे। चांदी का भी कुछ यही हाल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1 साल का हाई तो भारतीय बाजारों में 32 महीने का हाई यानी कि 75,000 रुपये प्रति किलो के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए। सोने में सपोर्ट इस लेवल से है कि डॉलर इंडेक्स 2 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है और अब ये माना जा रहा है कि 57% प्रोबेबिलिटी है कि यूएस फेड मई की मीटिंग में रेट हाइक नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा थोड़े से कमजोर आए हैं। साथ ही साथ अगर हेज फंड्स का डेटा देखा जाए तो यहाँ पर खरीदारी जोर शोर से है। अगर आप नेट लॉन्ग्स देखें तो वो 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे है और चांदी में नेट लॉन्ग्स 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास है। हेज फंड्स ही नहीं, ग्लोबल सेंट्रल बैंक की खरीदारी भी बरकरार है। पिछले साल की रिकॉर्ड खरीदारी के बाद इस जो पहला क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का
आ रहा है वो 10 साल में सबसे बेहतर फर्स्ट क्वार्टर रहा, यानी कि खरीदारी सेंट्रल बैंक्स की तरफ से कायम है। साथ ही साथ अगर रिटेल बाइंग देखें तो वो भी यूएस मार्केट्स में जो मिंट सेल्स हैं वो मार्च के महीने में 10 साल में सबसे बेहतरीन है, यानी कि 80,000 आउंसेस की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। 10 महीने के बाद पहली मर्तबा मार्च में ETF बाइंग भी जोर शोर से देखने को मिली है। जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, क्योंकि इतने हाई प्राइसेस पर लोग खरीदारी नहीं बल्कि अपना पुराना सोना चांदी बाजार में बेचने के लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाइस पे सोना है, 30 महीने के हाइस पे चांदी है। तो एज ऑफ नाउ जो इंडियन कंज्यूमर है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। जी मनीषा, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात कर लेते हैं लगे हाथों बाजार की भी। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की बैठक के साथ ही बाजार में तेजी जारी है। बाजार लगातार चौथे दिन हरे रंग पर बंद हुआ है। सेंसेक्स आज करीब 1% चढ़कर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी हमने आईटी, एफएमसीजी और फार्मा शेयरों में देखी। इसके साथ ही ऑटो, एनर्जी और पीएसयू शेयरों पर दबाव भी दिखाई दिया। आइए बाजार का पूरा हाल समझ लेते हैं। सुमित हमारे साथ है। तो सुमित, एक अच्छी तेजी दिखाता हुआ बाजार क्रेडिट पॉलिसी के पहले कौन से सेक्टर और शेयर्स चमकते हुए नजर आए आज? देखिए, क्रूशियल इवेंट अवेटेड है इसमें। एमपीसी का आउटकम किस तरह का आता है, लेकिन उससे ठीक पहले मार्केट्स में मोमेंटम है, और जो मोमेंटम है उसमें लार्ज कैप ड्राइव कर रहे थे मार्केट्स को आज भी। एलएनटी 4% की बढ़िया तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर। एचडीएफसी लिमिटेड करीब 3% की तेजी, एचडीएफसी बैंक 2.5% ऊपर, और आईटीसी करीब 2% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आयशर मोटर्स 2.5% नीचे, एमएनएम 1.5% नीचे, इंडसइंड बैंक 1% नीचे, और अदानी एंटरप्राइजेस करीब 1.25% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में जो लीड कर रहे थे उसमें LTTS यानी कि लार्सन एंड टब्रो टेक सर्विसेज, कोफोर्ज और IGL, TTML, कुछ ऐसे नाम जहां पर बढ़िया खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अशोक लेलैंड, यहां पे नंबर्स का इंपैक्ट 4.5% का फॉल, मैक्स हेल्थ केयर 3% नीचे, फेडरल बैंक 3.5% नीचे, और पीबी फिनटेक 3.5% के आसपास डिक्लाइन यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी में LNT टेक, कोफोर्ज, LNT इन्फोटेक, माइंड ट्री और साथ साथ TCS, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी का दौर आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ हद तक सपोर्ट यहां से आया था, लेकिन आज मिड कैप में केमिकल, कैश मार्केट के स्टॉक्स जहां पर अच्छी खरीदारी का रुझान बन रहा था। शुक्रिया सुमित। इधर भारतीय बाजारों को लेकर ग्लोबल निवेशकों का नजरिया तेजी से बदला है। पिछले 10 दिनों में 3 ब्रोकरेजेस ऐसे हैं जिन्होंने भारत को दमदार बताया है। इन विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस को क्यों लग रहा है भारत में दम, बताने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। तो हर्षदा, क्या कह रही है ये ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट? क्या भारतीय बाजार में इस समय पैसे लगाने का सही मौका है? अगर आप ये सवाल FII ब्रोकरेजेस के सामने रखेंगे तो 3 ब्रोकरेजेस का मानना है हाँ। दरअसल पिछले 10 दिनों में 3 FII ब्रोकरेजेस भारतीय बाजारों पर बुलिश हुए हैं। इसमें शामिल है गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और साथ ही साथ बर्नस्टीन। सबको लग रहा है कि भारतीय बाजार में इस समय पैसा लगाकर मौके अच्छे खासे बनते हुए दिखाई देंगे, तगड़े रिटर्न्स के। गिरावट में खरीदारी की सलाह दरअसल गोल्डमैन सैक्स अपने क्लाइंट्स को दे रहा है इंडियन मार्केट्स पर। उनको लग रहा है अच्छे शेयरों में गिरावट आई है, उसके बाद ये तमाम स्टॉक्स भारतीय लिस्टेड कंपनियां अट्रैक्टिव हो चली है। सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशंस। MSCI का इंडिया वैल्यूएशन औसतन 18.5 टाइम्स पर फॉरवर्ड पीई पर कमांड करता है, जो इस समय 19 टाइम्स फॉरवर्ड पीई पर आ चुका है, यानी कि उसी रेंज के आसपास से आता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्डमैन सैक्स तो कह रहा है कि निफ्टी अगले 12 महीनों में आपको 20,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मौजूदा लेवल से औसतन 14.5% तक के रिटर्न्स की उम्मीद है। गोल्डमैन को पसंद है बैंकिंग स्टॉक, साथ ही साथ सीमेंट पर भी ये खासे बुलिश है। अब बात करते हैं बर्नस्टीन की। बर्नस्टीन को लग रहा है कि मौजूदा लेवल से भारतीय बाजारों में जल्द ही अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। दरअसल पिछले 6 महीनों में इमर्जिंग मार्केट्स के सामने भारतीय मार्केट्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, और वो अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो चले हैं, और साथ ही साथ भारतीय इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट्स की तुलना में काफी मजबूत है। बर्नस्टीन के लिहाज से फाइनेंशियल स्टॉक्स, रियल एस्टेट और सीमेंट कंपनियों में मौके हैं खरीदारी करने के और अच्छे रिटर्न्स कमाने के। वहीं मॉर्गन स्टैनली की अगर बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने भारत को अपग्रेड किया है, और अब भारत की वेटिंग दरअसल इक्वल वेट की है। इनको भी लगता है कि भारत का जो प्रीमियम वैल्यूएशन था
वो कम होकर अब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर कंपनियां आ चुकी हैं। मजबूत फंडामेंटल्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिजिटल लेंडिंग और डिजिटल इंफ्रा में जो तेजी देखने को मिल रही है उससे दरअसल और भी कन्विंस हुआ है मॉर्गन स्टैनली। घरेलू डिमांड मजबूत रहने के चलते इकोनॉमी और भी स्थिर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एफडीआई फ्लो भी भारत में लगातार अब बेहतर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट का कॉल दिया है। कुल मिलाकर एफआईआई ब्रोकरेजेस भारतीय बाजारों पर हो रहे हैं बुलिश और कह रहे हैं ये सही समय है पैसे लगाने का। शुक्रिया आशा। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी अब ग्लोबल बन गई है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सचेंजेस में जहां वित्तीय लेन देन और सेवाएं मुहैया होती है वो सभी सुविधाएं गिफ्ट सिटी से शुरू हो रही हैं। अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विस देने वाली मॉर्गन स्टैनली का अब नया पता गिफ्ट सिटी गांधीनगर में होगा। देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। दुनिया की जानी मानी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टैनली जल्द ही गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। इस वक्त हम गिफ्ट सिटी गांधीनगर में मौजूद है और आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो एनएससी इंटरनेशनल की बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर मॉर्गन स्टैनली अपना ऑपरेशन शुरू करेगी। जो हमें सूत्रों ने बताया है उसके मुताबिक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा करीब 200 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ मॉर्गन स्टैनली गिफ्ट में अपनी हाजिरी है वो दर्ज करवाएगी। खासकर टैक्स का जो बेनिफिट मिलने वाला है उसी को मद्देनज़र न केवल मॉर्गन स्टैनली लेकिन अगले कुछ समय में 15-20 और बड़े फंड भी गिफ्ट सिटी में आने की पूरी संभावना है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि गिफ्ट सिटी वाकई ही अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल का हब बनने जा रहा है और इसमें न केवल मॉर्गन स्टैनली लेकिन और भी बड़े जाने माने नाम आने वाले समय में यहाँ आपको दिख जाएंगे। केतन जोशी, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर। और टिकट टू बॉलीवुड होने वाला है आसान, पर्दे पर झट से मिलेगी एंट्री। कैसे, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। एफटीआई और एसआरएफटीआई के स्टूडेंट्स के लिए फिल्म इंडस्ट्री का सपना और आसान होने वाला है। सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन के साथ एक डील साइन की है जिससे इन संस्थानों के पास स्टूडेंट्स को प्राइम वीडियो और मिनी टीवी में इंटर्नशिप मिलेगी। इस मौके पर एक्टर वरुण धवन भी मौजूद थे। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि इस पहल से युवाओं के लिए इंडस्ट्री का दरवाजा और आसानी से खुलेगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी नहीं चलेगा। क्रिएटिविटी के नाम पे हम कुछ भी ओटीटी पर नहीं परोस सकते, ये भी हमें इंश्योर करना, क्योंकि अभी तो प्लेटफॉर्म्स बड़े होने शुरू हुए हैं। अभी तो करोड़ों लोग इससे और जुड़ने वाले हैं। सो आई थिंक दिस इज द टाइम दैट इंडस्ट्री वेयर वी हैव सेल्फ रेगुलेशन, वी शुड ऑल्सो लुक एट दीज डिटेल्स बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड ओटीटी must also reflect the collective consciousness of the country and our creative minds, our creative economy should benefit out of that. बॉलीवुड में युवाओं की एंट्री बहुत मुश्किल है। सरकार ने जो पहल की है उससे कितनी राहत मिलेगी, एक्टर वरुण धवन से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता दीपाली। आज एक बड़ा एसोसिएशन हुआ है सूचना और प्रसारण मंत्रालय और साथ ही साथ अमेजॉन के साथ। बतौर एक्टर आप कितना इम्पोर्टेंस इस पूरी पार्टनरशिप या फिर एमओयू की मानते हैं? बहुत ज्यादा। आई थिंक दिस अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड फॉर अमेजॉन प्राइम वीडियो एंड द गवर्नमेंट एंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक श्री अनुराग ठाकुर जी ने बहुत सपोर्ट किया है ये इनिशिएटिव को। एंड एज एन एक्टर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे हमारे युवा पीढ़ी को, बहुत सारे एक्टर्स को। मैं काफ़ी बार जब फिल्में प्रमोट करता हूँ कॉलेजेस में, दिल्ली में, मुंबई में, नॉर्थ ईस्ट में, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे बहुत सारे यंग लड़के और लड़कियाँ आके बोलते हैं कि हाउ डू वी एंटर दिस फील्ड, हमें मौका कैसे मिलेगा। एंड आई मीन हम लोग हमेशा यही आंसर देते हैं कि आप ऑडिशन कीजिए, मुंबई आए ऑडिशन कीजिए, बट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
आपको लगता है कि जो स्ट्रगल है, जो हम हमेशा बहुत से difficult सुनते आ रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करना, It is एक very चांस difficult. पाना, कितना बड़ा स्ट्रगल है? बहुत बड़ा स्ट्रगल है, इसलिए आई थिंक प्राइम वीडियो हैज कम अप विद दिस। ये बहुत ही अनोखा अपॉर्चुनिटी है जहाँ लोग स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं बच्चों को फ्रॉम FTI और बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, एंड अनुराग ठाकुर जी इज सपोर्टिंग दिस कॉज, एंड इन्हें इंटर्नशिप्स मिलेगी इन प्राइम वीडियो एंड इन मिनी टीवी। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा OTT से रिलेटेड है। काफी पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, खासतौर पर अगर हम ड्यूरिंग कोविड करें, और अब तो पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। आप भी मंच पर उपस्थित थे और अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि किसी भी तरह की वल्गैरिटी हम OTT पर नहीं दिखाना चाहेंगे, तो आपको लगता है कि इसको रेगुलेट करना पड़ेगा? आई थिंक जैसे उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने कहा, मैं सहमत हूँ। इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर खरीदा है वो कुछ ना कुछ धमाका करते ही रहते हैं, चाहे वो पेड सब्सक्रिप्शन हो या फिर उसमें भी कंफ्यूजन हो, या फिर सबसे ताज़ा ट्विटर के लोगों में डॉगी का फोटो लगाना हो। मस्क है कि मानते नहीं। देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर हमारे साथ।